प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की इस व्याख्यान माला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं रीतिकाल के अंतर्गत जो विविध काव्य धाराओं का पूर्व में मैं जिक्र कर चुका हूँ, उनमें जो दूसरी काव्य धारा है रीतिकाल की, रीति सिद्ध काव्य धारा, उसके ऊपर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। रीतिकाल की जो 3 काव्य धाराएं हैं, जिनमें नंबर 1 रीति सिद्ध काव्य धारा, नंबर 2 रीतिबद्ध काव्य धारा, नंबर 3 रीति मुक्त काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा का हम पूर्व में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज का जो मुख्य विषय है उसमें हम रीति सिद्ध काव्य धारा पर चर्चा कर रहे हैं। स्थूल रूप में रीति साहित्य में 2 प्रकार की रचना हमें दिखाई देती हैं। एक लक्ष्य सहित काव्य रचना और दूसरी लक्षण रहित काव्य रचना। लक्षण रहित रीति काव्य को 2 नाम दिए गए हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे लक्ष्य मात्र काव्य और इसके रचयिता को रीति सिद्ध कवि कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र इसे रीतिबद्ध काव्य कहते हैं और रचयिता को काव्य कवि कहते हैं। रीति सिद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति की सारी परंपराएं सिद्ध की। हम ये कह सकते हैं कि जो रीतिबद्ध काव्य में लक्षण ग्रंथ परंपराओं की रचना हुई है, विशेष रूप से उस रीति को जिन्होंने अपने काव्य में सिद्ध किया है, वो रीति सिद्ध कवि और उनका काव्य रीति सिद्ध काव्य कहलाता है। अर्थात यूं भी कह सकते हैं कि जिन्होंने रीति की बंधी बंधाई परिपाटी के अनुकूल अपनी रचनाएं की हैं, परंतु लक्षण ग्रंथ प्रस्तुत नहीं किए, बल्कि स्वतंत्र रूप से अपनी रचनाएं की है। ये वस्तुतः मध्य मार्गी थे, रीति से बंधे भी थे और उससे कुछ स्वच्छंद होकर भी चलते थे। इन कवियों ने रीति का निरूपण नहीं किया, बल्कि अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए उसका प्रयोग किया। इसीलिए इनके काव्य को भी रीति सिद्ध काव्य कहा जा सकता है। और वस्तु तो बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में इसको यूं समझ सकते हैं कि जो रीतिबद्ध काव्य के आचार्य कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की कि वे रस क्या है, अलंकार क्या है, काव्य गुण, काव्य दोष, रीति, या जो काव्य शास्त्रीय जो ग्रंथ लिखे और उन्होंने जो सिद्धांत दिए, वो तो आचार्य कवि कहलाए। लेकिन मुक्त जो जिन कवियों ने इन रीतिबद्ध या इन काव्य ग्रंथों को पढ़ा और उसके तत्पश्चात अपने काव्य में उन लक्षणों का प्रयोग करते हुए काव्य की रचना की, अर्थात उस रीति को अपने काव्य में सिद्ध किया, वे रीति सिद्ध कवि कहलाए। ये आचार्य कवि नहीं थे, ये आचार्य नहीं थे, बल्कि कवि थे जो उन लक्षण ग्रंथों का अध्ययन करने के उपरांत उसके अनुकूल अपनी काव्य में रचनाएं कर रहे थे। तो ऐसे रीति सिद्ध कवि कहलाए और उनका काव्य रीति काव्य कहलाए। रीति सिद्ध काव्य के जो प्रमुख कवि हुए वो इस प्रकार से हम उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिनमें सर्व प्रमुख और बहुत ही महत्वपूर्ण जो कवि हैं वो हैं बिहारी। और यहाँ हम बिहारी का जिक्र करते हुए ये भी स्पष्ट कर दें कि बिहारी रीति सिद्ध कवि तो हैं ही, रीति सिद्ध के सर्वश्रेष्ठ कवि, लेकिन ये हम पूरे काल में यदि हम रीति काल को देखते हैं तो संपूर्ण रीति काल के भी सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जा सकते हैं। अर्थात ये बहुत ही मूर्धन्य कवि हैं या रीति काल की रीढ़ हैं। बिहारी हिंदी साहित्य के अत्यंत लोकप्रिय रीति काव्य के एक मूर्धन्य कवि हैं और रीति काव्य धारा के सर्वे सर्वा भी हैं। इनके जन्म स्थान के रूप में हम ग्वालियर, वसु, गोविंदपुर और मथुरा की चर्चा की जाती है। अर्थात विवाद है, कोई कहीं मानता है, कोई कहीं मानता है। इनके पिता का नाम केशव राय था। ये केशव राय प्रसिद्ध कवि केशवदास थे या कोई और, इसके संदर्भ में भी मतभेद है। कहा जाता है कि मुगल सम्राट शाहजहां इन्हें वृंदावन से आगरा लेकर गए और उनकी काव्य निपुणता पर मुग्ध होकर उनकी वार्षिक वृत्ति बांध दी। अर्थात एक तरह से शाहजहां ने बिहारी को अपने आश्रय में ले लिया।
इसी सिलसिले में वे जयपुर नरेश जयसिंह से मिले और उन्हें कमसिन पत्नी के मोहपास से निम्न दुआ लिखकर मुक्त किया। ये कहा जाता है कि वो घूमते घूमते जयपुर के राजघराने पहुंचे, आमेर में पहुंचे, और जब उन्होंने राजा जयसिंह से मिलने के लिए मंत्रियों से या वहाँ के संतरियों से कहा, तो उन्होंने कहा कि राजा तो भोग विलास में लिखते हैं, अर्थात अपनी जो नौढ़ा रानी है उसके साथ हैं। और कई दिन तक जब बिहारी इंतजार करते रहे कि राजा कब बाहर आए रनिवास से और कब मैं अपनी बात कहूं, लेकिन जब नहीं आए तो उन्होंने, कहा जाता है कि राजा जयसिंह को एक दोहा लिख करके अंदर भिजवाया कि ये राजा जयसिंह से दे दो। और ये बहुत ही प्रसिद्ध दोहा माना जाता है रीतिकाल का और विशेष रूप से बिहारी का। और ये दोहा इस प्रकार से है कि नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवा। और इस प्रसिद्ध इस दोहे को देख करके राजा जयसिंह होश में आए और वो उस रंग महल से बाहर आए। और ये भी निर्विवाद है कि सतसई की रचना महाराज जयसिंह के आश्रय काल में हुई। ये कहा जाता है कि उसके पश्चात वो बिहारी से मिले और उन्होंने अपने राज दरबार में उनको रखा। और ऐसा माना जाता है कि बिहारी को उन्होंने रोज दोहे, जितने भी दोहे लिखते थे उनके ऊपर उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं देना शुरू किया। और विशेष रूप से प्रसिद्ध माना जाता है कि बिहारी ने अपनी सतसई राजा जयसिंह के दरबार में ही रह करके लिखी गई है। जैसे एक उनका दोहा है जिससे सिद्ध होता है कि सतसई जयपुर में लिखी गई थी। हुक्म पाई जयसाही को हरि राधिका प्रसाद, करी बिहारी सतसई भरो अनेक संवाद। यद्यपि सतसई में अनेक संवाद की बात कही है बिहारी ने, लेकिन उनका सर्वव्यापक स्वाद श्रृंगार ही है। स्वाद तो कई तरह के हैं, लेकिन मुख्यतः हमें दिखाई देता है कि सतसई में श्रृंगार रस प्रधान है। उसमें भक्ति और नीति के दोहे भी हैं, लेकिन उन पर भी श्रृंगार ही हावी है। नीति का उपदेश देने के लिए भी वे श्रृंगारिक शैली का प्रयोग करते हैं। यथा एक जगह पे वो कहते हैं एक स्थान पर वो कहते हैं कि कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोरात जग या पाए बोरात। देखिए किस प्रकार से उन्होंने उस श्रृंगारिक शैली को भी नीति के रूप में चरित्र चित्रण किया है, उसका जैसे व्याख्यान किया है। ठीक यही दशा उनके भक्ति संबंधी दोहों की भी है। आत्म निवेदन के दोहे को छोड़कर अन्य भक्ति के दोहों में राधा कृष्ण की रसिक वृत्ति आराध्य है। बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि हैं, ये सभी को मालूम है। उनके श्रृंगार का भी संयोग पक्ष काफी समृद्ध है। संयोग पक्ष की कोई ऐसी स्थिति जो बिहारी की दृष्टि से बची हो, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। अर्थात सभी संयोग के पक्षों का उन्होंने बहुत ही एक तरह से यथार्थ चित्रण किया है। संयोग की विभिन्न क्रियाओं और भाव भंगिमाओं का भी बिहारी ने सफल चित्रण किया है। आचार्य शुक्ल ने एक जगह पर लिखा है उनके संबंध में कि कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचते, नीचे रह जाती है। ये आचार्य शुक्ल के अपने विचार हैं कि प्रेम की उच्च भूमि पर वो श्रृंगार नहीं पहुंच पाता है। लेकिन बिहारी का जो संयोग वर्णन जितना सफल हुआ है उतना वियोग पक्ष नहीं हुआ। वियोगिनी नायिका का चित्रण हास्यास्पद बन गया है। अतिशोक्ति का मतलब एक तरह से चरम बिंदु हमें हास्यास्पद ही लगता है। उनकी वियोगिनी नायिका चंद्रमा और सागर के सामने दौड़ पड़ती है, ये समीर के सामने दौड़ पड़ती है। जुगनुओं को अंगारे समझकर छिपने की सलाह देती है। सांस लेती है तो 6-7 कदम आगे और 6-7 कदम पीछे खिसकती नजर आती थी, इतनी कमसिन नजर आती है। उसके आंसू छाती पर पड़ते बहाव बनकर उड़ जाते हैं। यानी ये एक तरह से वियोग की चरम या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन उन्होंने किया है। कृष्णकाय इतनी कि मृत्यु चश्मा लगाकर भी उसे देख नहीं पाती है। तो इन्हें देखकर ये आशंका होने लगती है कि क्या ये उसी बिहारी सतसई के दोहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहे जो नावक का तीर और देखन में छोटी लगी घाव करे अति गंभीर। बिहारी का कला पक्ष बहुत समृद्ध है। उनमें भाव और कला पक्ष का संयोग है। चुस्त भाषा, अलंकारों का समुचित प्रयोग उनके काव्य पक्ष को विशेषता
प्रदान करता है। उनकी भाषा व्याकरण से गठी हुई है, मुहावरों के प्रयोग, सांकेतिक शब्दावली और सुष्ट पदावली से संयुक्त है। साथ ही विषयानुकूल भी है। ऐसा नहीं है कि विषय से दूर है, लेकिन कलात्मकता है, लेकिन विषय के अनुरूप है। दोहे जैसे छोटे छंदकों में सागर भरने की क्षमता उनकी भाषा में है। देखिए, विशेष रूप से कहा भी जाता है कि बिहारी के दोहे, जैसे ऊपर मैंने कहा है कि सतसई के दोहे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे, गहाव करें गंभीर, यानी सागर में गागर में सागर भरा है, यानी सागर जैसी गहराई उनमें है, उनकी भाषा के कारण है ये। कुल मिलाकर मुक्तक काव्य की सीमा में जहां तक ऊंचाइयां छुई जा सकती हैं, ये सब ऊंचाइयां बिहारी ने छू ली। आचार्य शुक्ल के शब्दों में कह सकते हैं कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ दिखाई देता है। उसमें कोई संदेह हमें नहीं नजर आता है। इस तरह से बिहारी जो है रीति सिद्ध के प्रमुख कवि के साथ साथ रीतिकाल के ही सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और रीति सिद्ध काव्य के अंतर्गत दूसरे जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो है रस निधि। ये दतिया राज्य के बरौनी इलाके के एक संपन्न जमींदार थे। वास्तविक नाम उनका पृथ्वी सिंह था। रस निधि के नाम से काव्य रचना करते थे। इनकी रतन हजारा, विष्णु पद कीर्तन, कवित्व, बारहमासी, रस निधि सागर, हिंडोला, अरियल आदि रचनाएं खोज में प्राप्त हुई, अर्थात ये उपलब्ध हैं। रतन हजारा इनकी सबसे प्रख्यात रचना मानी जाती है। ये बिहारी के दोहों के अनुकरण पर लिखे दोहों का एक तरह का संकरण, एक संग्रह है। वे रसिक कवि थे। श्रृंगारी कवि को जिस मस्ती और मन की तरंग की आवश्यकता होती है वह हमें रसनिधि में प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है। अर्थात ऐसा लगता है कि एक मस्त मलंग होकर के जिस तरह से मस्ती में श्रृंगार की रचनाएं करते थे, वो रसनिधि उसमें अपने आप में निपुण माने जा सकते हैं। और दूसरे इस क्रम में जो कवि आते हैं वो है नृपशंभु, छत्रपति संभाजी महाराज। इनको ये छत्रपति संभाजी महाराज हैं और इनको नृपशंभु भी कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी के पुत्र हैं ये संभाजी। शंभुराज अर्थात नृपशंभु का जन्म 1657 ईस्वी में पुरंदर में हुआ। देश प्रेम, काव्य प्रेम और रसिकता उनके व्यक्तित्व के अभिन्न पहलू हैं। शंभुराज ने बुद्ध भूषण नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की। हिंदी में प्राप्त उनकी 3 रचनाएं, नायिका भेद, नक्शिक और 7 शतक। प्रथम 2 बहुत ही उत्कृष्ट रचनाएं, यानी नायिका भेद और नक्शिक। इन रचनाओं पर रीति परंपरा का प्रभाव है, लेकिन वे लकीर के फकीर नहीं बने। परंपरागत उपमानों को त्याग कर नए उपमानों का उन्होंने सब जगह प्रयोग किया। एक ही पद में अलंकार की सुंदर लालिमा पिरोने में ये माहिर हैं। सुंदर कल्पना और सुंदर सार्थक शब्द योजना द्वारा अपने भावों को उभारने में इनकी कविता बहुत सफल रही है। अर्थात ये भावों को उकेरने में बहुत माहिर है। डॉक्टर भागीरथ ने एक जगह पर इनके संबंध में लिखा है कि नृपशंभु ब्रजभाषा काव्य परंपरा में देव और मतीराम के बराबर ठहरते हैं। उनके बराबर के कवि हमें दिखाई देते हैं। और नृपशंभु के बाद में जो रीतिसिद्ध परंपरा के अगले कवि हैं वो है नेवाज। ये नेवाज जो कवि हैं वो 1680 के आसपास दिखाई देते हैं। उन्होंने मुसवी के आश्रम में शकुंतला नाटक की रचना की। ये नाटक वस्तुतः नाटक न होकर दोहा, चौपाई, सभैया आदि छंदों में लिखा गया एक पदबद्ध या काव्यबद्ध आख्यान दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त नेवाज की कुछ छुटपुट छंद भी हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें श्रृंगार का प्रधान स्वर है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनकी जो भाषा है, यानी नेवाज साहब की जो भाषा है, उनकी बहुत ही परिमार्जित है, व्यवस्थित और बहुत उपयुक्त है, यानी भावों के उपयुक्त है। नेवाज के पश्चात में इस क्रम में हवीजी आते हैं। ये कवि हैं जो जिनका ये माना जाता है कि ये सन 1780 ईस्वी के आसपास के समय में आते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं हवीजी को। इनका जन्म स्थान तरखानी माना जाता है। एकमात्र ग्रंथ इनका हमें उपलब्ध होता है वो है श्री राधा सुधास्तक। रीति से प्रभावित है ये इनका
श्री राधा सुधास्तक, विलासता का भरपूर चित्रण और अलंकारों की सजीव सुंदर योजना इनकी काव्यगत विशेषता कहलाई जा सकती है। अब देखिए कि इन कवियों के अतिरिक्त जो कवियों के पदसेन है, यानी ये जो उपयुक्त जिनकी हमने चर्चा की है रीतिसिद्ध कवियों की, उसके भी अतिरिक्त बहुत से ऐसे कवि हैं, जैसे पचनेस है जिन्होंने पचनेस प्रकाश लिखा, राम सहाय दास की राम सतसई एक कवि हैं, वृंद की बारामासा, नैन पचीसी, पवन पचीसी, यमक सतसई आदि हैं। और एक कवि आते हैं बेनी वाजपेयी, उनके भी स्फुट छंद, विक्रमादित्य की विक्रम सतसई, कृष्ण कवि की बिहारी सतसई की टीका आदि धारा के उल्लेखनीय कवि हैं। उनकी रचनाएं मानी जाती हैं। और हम एक विशेष रूप से हम जब रीतिसिद्ध काव्य धारा की चर्चा करते हैं तो उनमें हमें कुछ विशेष जो विशेषताएं हमें नजर आती हैं उस काव्य में, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। वो है काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं इस काव्य की, ये सामान्य विशेषताएं हैं। उनमें सबसे प्रमुख है भाव और कला पक्ष का अद्भुत समन्वय है उनमें। एक जैसे नंबर 1 हम बात करें उनकी विशेषताओं की, तो भाव और कला पक्ष का अद्भुत समन्वय हमें इस काल में दिखाई देता है। दूसरी, शुद्ध कलात्मक दृष्टिकोण है, मतलब इन कवियों का जो दृष्टिकोण है बड़ा ही शुद्ध है, कलात्मक दृष्टिकोण। ये कला प्रेमी है, अर्थात एक तरह से जैसे कला निखार करते हैं, काव्य शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और अपने काव्य में शुद्ध कलात्मकता का दृष्टिकोण रखते हैं। और अगले जो विशेषता मानी जाती है प्रमुख रूप से स्वानुभूति परक और मौलिकता है। ऐसा नहीं है कि कला में वो केवल कला में ही डूब जाते हैं, उनमें मौलिकता भी है। और जो स्वयं अनुभव करते हैं, यानी स्वानुभूति परक कविता भी है, यानी जो अनुभूत करते हैं उसको अपने कलम के द्वारा काव्य में उतारते हैं, तो मौलिकता और स्वानुभूति भी है। और नंबर 4, श्रृंगार की सरस अभिव्यक्ति। तो स्पष्ट है, क्योंकि रीतिसिद्ध कवि सभी श्रृंगारिक कवि, श्रृंगार का तो वो वर्णन करते हैं, तो एक तरह से सरस अभिव्यक्ति है श्रृंगार की भी। और उनमें जैसे वो करते हैं श्रृंगार के अंदर नक्शिक का वर्णन करते हैं, 12 मासा और ऋतु वर्णन भी श्रृंगार के अंतर्गत करते हैं। और श्रृंगार का ये जो मुख्यतः संयोग चित्रण ज्यादा करते हैं। तो इस तरह से श्रृंगार के अंतर्गत आती हैं उनकी नक्शिक वर्णन, 12 मासा, ऋतु वर्णन, संयोग श्रृंगार का वर्णन। और नंबर 5 है इनकी विशेषताओं में नीति और भक्ति की श्रृंगारिक अभिव्यक्ति। अब देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप कोई नीति की बात करते हैं या भक्ति की बात करते हैं, जब भक्ति और नीति की बात करते हैं तो उसमें भी श्रृंगारिकता दिखाई देती है। मैंने ऊपर जब जिक्र किया था कि किस तरह से भक्ति में भी उनकी श्रृंगारिकता दिखाई देती है, यानी कृष्ण के संबंध में जब वो कोई दोहे कहते हैं, राधा के संबंध में जब भक्ति के स्वरूप में भी ये जब कहते हैं तो लगता है जैसे कि श्रृंगार का चित्रण करेंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि उनके रीति सिद्ध कवियों की जो दोहे हैं या उनका जो काव्य है, वो नीति और भक्ति का जो काव्य है उनमें भी कहीं न कहीं श्रृंगारिक अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है। और 96 नंबर पर आती है उनकी सामान्य विशेषताओं में युगीन सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का प्रतिबिंब। अब देखिए, जब उनके काव्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियां कैसी थी, वो किस प्रकार के परिवेश में वो काव्य रचनाएं करते थे, तो उस समय की स्थितियों को, उस समय के प्रवेश की जो स्थिति है या उसका एक चित्र है, वो साफ तौर पर उनके काव्य में प्रतिबिंबित होता है, दिखाई देता है। उनको पढ़ करके उनके काल का अध्ययन किया जा सकता है। और नंबर 7 उनकी जो काव्यगत विशेषता है वो है मुक्तक काव्य रूप। अब देखिए कि काव्य में बहुत से होते हैं, आपको पता है कि प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, 3 काव्य के प्रकार होते हैं। उनमें उन्होंने प्रबंध और मुक्तक नहीं, प्रबंध और खंड काव्य नहीं लिखे, बल्कि रीति सिद्ध कवियों में मुक्तक काव्य का ही रूप हमें दिखाई देता है। जैसे दोहे हैं, चौपाई, छोटी छोटी कविताओं, मुक्तकों में रचनाएं की इन्होंने। और नंबर 8 जो उनकी विशेषता है वो ध्वन्यात्मक और लाक्षणिकता है। जैसे उनकी कविता के अंदर लक्षण भरे पड़े, बड़े उदाहरण देते हैं वो, जो शब्द शक्तियां हैं, लक्षणात्मक शब्द शक्तियां हैं। और दूसरी, जैसे एक तरह से शब्द ध्वनि करते हुए प्रतीत होते हैं। अपने आप में ही उनके काव्य में ध्वन्यात्मकता है, लयात्मकता, लाक्षणिकता है।
और नंबर 9 पे है ब्रज भाषा का परिष्कृत रूप। अब देखिए यहाँ ब्रज भाषा की तो रचना भक्त कवियों में की है, कृष्ण कवियों ने, राम कवियों ने, निशूर ने, तुलसी ने, सबने ब्रज भाषा में किया। लेकिन जब हम रीति काल में और रीति सिद्ध कवियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है कि ब्रज भाषा अपने परिष्कृत रूप में दिखाई देती, यानी पूरी तरह से विकसित भाषा के रूप में दिखाई देती। उसका एक भाषा का जो रूप है वो बड़ा सुसंस्कृत रूप है, अर्थात एक जैसे परिमार्जित भाषा है, बड़ी शोधी हुई भाषा दिखाई देती है। ब्रज का बड़ा एक सुंदर रूप दिखाई देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रीति सिद्ध जो काव्य धारा है उसमें ये विभिन्न प्रकार के जो कवि हैं, बिहारी से लेकर और पसनेस और नृपेश तक, और उसके साथ ही उनकी विशेषताएं हैं। और आज हम रीति सिद्ध के बारे में चर्चा हमने की है। आज इतना ही। आगे हम चर्चा करेंगे रीति मुक्त काव्य की, जो उनकी अंतिम यानी रीति काल की जो अंतिम काव्य धारा है उसके कवियों पर और उनके रीति काव्य के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।